वेलकम टू हाई लीगल। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 अलॉन्ग विद इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स एंड सेक्शंस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले बात करें अगर प्रिलिमिनरी की, तो प्रिलिमिनरी में कुछ बेसिक चीज़ें हम पढ़ते हैं किसी भी एक्ट के। तो सबसे पहले अगर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट की बात करें तो ये एनेक्टेड हुआ था 1932 में, और इसके पहले लॉ ऑफ पार्टनरशिप जो था वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में ही था। सेक्शन 1 जो है इस एक्ट का वो प्रोवाइड करता है कि ये जो एक्ट है ये होल ऑफ इंडिया में अब एक्सटेंड करेगा, क्योंकि अब ये जम्मू एंड कश्मीर में भी अप्लाई होता है, क्योंकि अब जो जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था उसके तहत अब ये होल ऑफ इंडिया में एक्सटेंड होने लगा है। सो दिस एक्ट केम फोर्स इनटू 1 अक्टूबर 1932, लेकिन से केवल सेक्शन 69 था जो उसके एक साल बाद एनफोर्स में आया, जो कि था 1 अक्टूबर 1933। तो पूरा एक्ट 1 अक्टूबर 1932 को एनफोर्स हो गया था, लेकिन 69 1 अक्टूबर 1933 को एनफोर्स हुआ। एप्लीकेशन ऑफ दिस एक्ट क्या है? सेक्शन 3 ये बोलता है कि ये जो एक्ट है ये एग्जॉस्टिव नहीं है, और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अभी भी एप्लीकेबल होगा उन फर्म्स में उस एक्सटेंट तक जहाँ तक कि वो इनकन्सिस्टेंट नहीं है पार्टनरशिप एक्ट से। मतलब जो भी चीज़ें इनकन्सिस्टेंट नहीं है पार्टनरशिप एक्ट से, उन केसेस में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे। जो सेक्शन 74 है वो इस चीज़ की एप्लीकेबिलिटी को सेव करता है, और वो ये बताता है कि जो भी इनकन्सिस्टेंट नहीं है उस एक्ट के वो स्टिल एप्लीकेबल होंगे। और इस एक्ट का रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी प्रोविज़न ऐसा नहीं बताया गया है। और 74A उल्टा ये बताता है कि इस एक्ट का इफेक्ट ऐसा नहीं होगा कि ये किसी भी राइट, टाइटल, इंटरेस्ट, ऑब्लिगेशन या लाइबिलिटी जो कि ऑलरेडी एक्वायर्ड है, अक्रूड है या इनकर्ड है बिफोर कमेंसमेंट उसको अफेक्ट करे। सो बेसिकली इस एक्ट का रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं है। बात करें अगर हम डेफिनेशंस की, तो हम कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस देखेंगे। सबसे पहले 2A में दिया हुआ है एक्ट ऑफ अ फर्म। सो एक्ट ऑफ अ फर्म क्या होता है? इसका मतलब होता है ये कोई भी एक्ट या ओमिशन है बाय ऑल द पार्टनर्स और बाय एनी पार्टनर और एजेंट ऑफ द फर्म विच गिव्स अ राइट इन्फोर्सेबल बाय और अगेंस्ट द फर्म। इसका मतलब कोई भी एक्ट या ओमिशन पार्टनर्स के द्वारा या किसी एक पार्टनर या एजेंट ऑफ फर्म के द्वारा जो कोई भी राइट देता है जो कि एन्फोर्सेबल है बाय या अगेंस्ट द फर्म। इस अगर डेफिनेशन के एसेंशियल्स की बात करें तो क्या क्या है? एक्ट या ओमिशन, ऑल पार्टनर्स या फिर कोई एक या एजेंट ऑफ द पार्टनर ऑफ द फर्म, या फिर कोई एक्ट जो कि राइज देता है किसी भी राइट को जो कि एनफोर्सेबल है बाय या अगेंस्ट द फर्म। कुछ और इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं जैसे कि है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ये भी कहता है कि जो फर्म है उसको ह्यूमन एजेंट के थ्रू एक्ट करना पड़ता है। इस वजह से जो एक्ट ऑफ द फर्म है वो इम्पॉर्टेंट बन जाती है। और ये कॉन्सेप्ट इस चीज़ से भी रिलेटेड है कि जो एक्ट्स क्या करते हैं, राइट या लाइबिलिटी क्रिएट करते हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ थर्ड पार्टीज़। अब एक और इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है बिजनेस की। तो 2B में दिया हुआ है बिजनेस। तो बिजनेस का क्या मतलब होता है? बिजनेस इंक्लूड्स एवरी ट्रेड, ऑक्यूपेशन एंड प्रोफेशन। तो बिजनेस में हम क्या मानेंगे? 3 चीज़ें इंक्लूडेड हैं, दैट इज़ ट्रेड, ऑक्यूपेशन एंड प्रोफेशन। अगर हम जनरली बात करें तो इसका क्या मतलब होता है? कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो अगर सक्सेसफुल होती है तो वो प्रॉफिट में रिजल्ट करेगी। ऐसा किस केस में बोला गया था? ये बोला गया था स्मिथ वर्सेस एंडरसन के केस में। तो अगर कोई भी सोसाइटी है और वो फॉर रिलीजियस या चैरिटेबल पर्पस कोई काम कर रही है तो उसे हम बिज़नेस नहीं मानते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट केस है जिसमें ये बोला गया था दैट इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट द बिजनेस शुड बी ऑफ लॉन्ग एंड परमानेंट अंडरटेकिंग। देयर कैन बी अ सिंगल बिजनेस वेंचर फॉर विच अ पार्टनरशिप में एग्जिस्ट। कहने का मतलब कि ज़रूरी नहीं है कि बिज़नेस हमेशा लॉन्ग या परमानेंट अंडरटेकिंग के लिए ही हो, लंबे समय के लिए हो। ये भी हो सकता है कि कोई सिंगल बिजनेस वेंचर हो जो कि कब के लिए हो, थोड़े वक्त के लिए भी हो, और वो भी पार्टनरशिप माना जाएगा। ये बोला गया था मिक वर्सेस रोशन लॉयल शौर्य के केस में।
इसके साथ ये भी याद रखिएगा दैट एन एग्रीमेंट टू कैरी ऑन बिजनेस एट अ फ्यूचर टाइम डज नॉट रिजल्ट इन प्रेजेंट पार्टनरशिप अनलेस द टाइम अराइव्स एंड बिजनेस कमेंसेस। इसका मतलब ये है कि कोई एग्रीमेंट जिसमें हम ये बोल रहे हैं कि हम फ्यूचर टाइम में क्या करेंगे, बिजनेस करेंगे, तो इसका ये मतलब नहीं होगा कि अभी से ही पार्टनरशिप स्टार्ट हो जाएगी, अनलेस जब तक कि वो समय नहीं आ जाता और बिजनेस स्टार्ट नहीं हो जाता। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नेचर ऑफ पार्टनरशिप, जो कि दिया हुआ है चैप्टर 2 सेक्शन 4 to 8 में। सेक्शन 4 डिफाइन करता है पार्टनरशिप को और ये बोलता है कि पार्टनरशिप क्या है। इट इज़ अ रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव अग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। कहने का मतलब पार्टनरशिप की डेफिनेशन कहाँ है, सेक्शन 4 में है, जिसके अनुसार ये बताया गया है कि पार्टनरशिप क्या है। रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हैं, लोगों के बीच का रिलेशन है, जिसमें ये अग्री किया गया है कि प्रॉफिट को शेयर किया जाएगा और वो बिजनेस कैसे कैरी ऑन किया जाएगा, या तो सभी के द्वारा या किसी एक के द्वारा जो कि एक्ट करेगा सभी के लिए। इसके बाद एसेंशियल्स ऑफ पार्टनरशिप की बात करें तो एसेंशियल्स क्या क्या होंगे, क्यों पहला देखें तो पार्टनरशिप इज़ अ रिजल्ट ऑफ एन अग्रीमेंट। अगर एग्रीमेंट होगा तभी पार्टनरशिप रिजल्ट कर सकती है। पार्टनरशिप क्यों होती है, टू कैरी ऑन अ बिजनेस, तो बिजनेस भी इसका एक एसेंशियल एलिमेंट है। और यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट है कि शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट हो बिटवीन द पार्टनर्स, तो इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एंड लास्टली बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, म्यूचुअल एजेंसी अमंग पार्टनर्स होगी। म्यूचुअल एजेंसी क्या होती है अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये 4 एसेंशियल्स होने चाहिए, अग्रीमेंट, बिजनेस, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड म्यूचुअल एजेंसी। बात करें अगर अग्रीमेंट की, तो अग्रीमेंट क्या होता है, पार्टनरशिप कम्स इनटू एग्जिस्टेंस बाय वर्च्यू ऑफ एन अग्रीमेंट। तो इसका मतलब क्या है, इट इज़ हाउएवर नॉट नेसेसरी दैट देयर हैज़ टू बी अ फॉर्मल एंड रिटन अग्रीमेंट। अग्रीमेंट होना चाहिए लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वो फॉर्मल या रिटन अग्रीमेंट हो। एग्रीमेंट ज़रूरी नहीं है कि एक्सप्रेस हो, ये कंडक्ट ऑफ द पार्टीज से भी अराइज हो सकता है, और ये बोला गया था अब्दुल वर्सेस सेंचुरी वुड इंडस्ट्रीज़ के केस में। इसके बाद एक चीज़ याद रखिएगा दैट मेंबर्स ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली कैरिंग ऑन अ बिजनेस, फैमिली बिजनेस एज सच, और अ बर्मीज बुद्धिस्ट हस्बैंड एंड वाइफ कैरिंग ऑन अ बिजनेस एज सच आर नॉट पार्टनर्स। तो सेक्शन 5 के तहत अगर कोई भी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है जो फैमिली बिजनेस कर रही है, कोई बर्मीज बुद्धिस्ट हस्बैंड है या वाइफ है जो कि बिजनेस कैरी ऑन कर रहे हैं, तो उन्हें पार्टनर नहीं माना जाता। और जहाँ पर पार्टनरशिप अग्रीमेंट राइटिंग में होता है तो उस राइटिंग डॉक्यूमेंट को हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलते हैं डीड ऑफ पार्टनरशिप। एंड एक चीज़ और याद रखिएगा कि दैट अ पर्सन कैन बिकम अ पार्टनर विदाउट मेकिंग एनी कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द फर्म। तो बिना कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन के भी कोई व्यक्ति पार्टनर जो है फर्म का बन सकता है। अब हम बात करेंगे म्यूचुअल एजेंसी की। जो म्यूचुअल एजेंसी हमने देखा था एसेंशियल्स था पार्टनरशिप का, तो म्यूचुअल एजेंसी क्या होता है। तो अगर बिजनेस कैरी ऑन किया जा रहा है केवल खुद के लिए नहीं बट दूसरों के लिए भी, तो वो पार्टनर्स भी कहलाएंगे। और वो क्या होगा, म्यूचुअली प्रिंसिपल और एजेंट होंगे एक दूसरे के लिए। ठीक है, मतलब अगर 2-3 लोग साथ में बिजनेस कर रहे हैं तो वो एक दूसरे के लिए प्रिंसिपल एंड एजेंट की तरह काम करेंगे। तो यही डेफिनेशन है पार्टनरशिप की सेक्शन 4 में, जो बात करती है म्यूचुअल एजेंसी की। और वो ये बोलती है दैट बिजनेस इज़ कैरीड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। कहने का मतलब ये है कि चाहे सभी साथ में बिजनेस कर रहे हों या उनमें से एक सबके लिए एक्ट कर रहा हो। This phrase indicates the existence of the principle of mutual agency and this was laid down in Cox versus Hickman, जो बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है। और ये चीज़ यहाँ बोली गई थी कि इसी से हम ये इंडिकेट कर सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल एजेंसी है। ये जो फ्रेज है बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो जब 2 या 2 से अधिक लोग एंगेज होते हैं एज अ पार्टनर इन एनी ट्रेड, तो हर उस व्यक्ति के ऊपर क्या होती है, इम्प्लाइड अथॉरिटी होती है कि वो क्या करे, अपने एक्ट से दूसरों को बाइंड कर सकता है और उन कॉन्ट्रैक्ट से बाइंड कर सकता है जो उसके द्वारा एंटर किए गए हैं इन द यूजुअल कोर्स ऑफ बिजनेस, क्योंकि वो सबके बिहाफ पे एक्ट कर रहा है। So every partner in ordinary course of business is an agent of other partner। तो हर पार्टनर जो होता है ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में दूसरे पार्टनर का एजेंट माना जाता है। इसके बाद हम देखते हैं मोड ऑफ डिटरमाइनिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टनरशिप। तो ये क्या बोलता है कि जहाँ पर
सेक्शन 6 में ये चीज़ बोली गई है, जो हमने प्रिंसिपल देखा कॉक्स वर्सेस हिकमैन का, तो उसी के तहत ये प्रिंसिपल अराइज होता है और ये बोलता है कि अगर हमें डिटरमाइन करना है कि क्या कोई ग्रुप ऑफ पर्सन है वो फर्म है या नहीं, या फिर वो पर्सन पार्टनर इन द फर्म है या नहीं, तो हम किस चीज़ को देखेंगे। तो सबसे पहले क्या देखा जाएगा कि वहाँ पर रियल रिलेशन है या नहीं, किनके बीच में, पार्टीज़ के बीच में, जो भी रेलेवेंट फैक्ट्स हैं जिनको साथ में देखने के बाद हम ये डिसाइड कर पाएँ। तो कहने का मतलब क्या है कि ग्रुप ऑफ पर्सन फर्म है या नहीं या पार्टनर है या नहीं, तो हमें इस चीज़ को डिसाइड करने के लिए उन पार्टीज़ के बीच के रियल रिलेशन को देखना पड़ेगा। और पार्टनरशिप कैन नो लॉन्गर बी इन्फर्ड फ्रॉम द फैक्ट दैट द पर्सन शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। अगर कुछ लोग केवल प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं तो सिर्फ इस वजह से हम ये नहीं बोल सकते कि ये बिजनेस पार्टनर्स हैं। अगर हम बात करें एक्सप्लेनेशन 1 ऑफ सेक्शन 6 की, तो वो ये बोलता है कि शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट या ग्रॉस रिटर्न किसी भी प्रॉपर्टी से अगर अराइज होते हैं, जो लोग क्या कर रहे हैं, जॉइंट या कॉमन इंटरेस्ट में उस प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहे हैं, तो ये क्या नहीं बना देता, उन लोगों को केवल इस चीज़ से पार्टनर्स नहीं बना देता। इसके बाद एक्सप्लेनेशन 2 सेक्शन 6 का फर्दर ये भी बताता है कि अगर रिसीट ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ बिजनेस है या कोई पेमेंट है जो कि कंटिजेंट है किसी अर्निंग ऑफ प्रॉफिट पे, या प्रॉफिट वेरिएशन है किसी बिजनेस के द्वारा, तो ये डज नॉट इटसेल्फ मेक द पर्सन अ पार्टनर। मतलब अगर शेयर ऑफ प्रॉफिट की कोई रिसीट है या कोई पेमेंट है किसी अर्निंग या प्रॉफिट पर, तो केवल उस वजह से कोई व्यक्ति पार्टनर नहीं बन जाता। This explanation provides 4 instances where the receipt of profit does not make a person a partner. अब इस एक्सप्लेनेशन में 4 चीज़ें दी हुई हैं जहाँ पर जो रिसीट ऑफ प्रॉफिट है वो उस व्यक्ति को पार्टनर नहीं बनाता। तो वो क्या है? रिसीट ऑफ ए शेयर ऑफ पेमेंट बाय लेंडर ऑफ मनी टू पर्सन एंगेज्ड और अबाउट टू बी एंगेज्ड इन अ बिजनेस। दूसरा क्या है? रिसीट ऑफ शेयर बाय अ सर्वेंट और एजेंट एज अ रेम्यूनरेशन। इन दोनों का क्या मतलब हुआ? अगर किसी लेंडर ऑफ मनी को कोई पेमेंट की गई है, ठीक है, जो कि बिज़नेस में एंगेज था, तो वो, या फिर अगर सर्वेंट को या एजेंट को कोई रेम्यूनरेशन दिया गया है शेयर का। तीसरा, अगर विडो को या चाइल्ड को जो कि डिसीज पार्टनर के हैं उनकी एन्युटी से कोई शेयर दिया गया है, या फिर कोई प्रीवियस ओनर था, ठीक है, और उसको सेल ऑफ गुडविल का कंसिडरेशन दिया गया है, उसके शेयर की रिसीट है, तो ये सभी जो हैं ये क्या होते हैं, अगर ये रिसीट उन व्यक्तियों के पास से पाई गई तो सिर्फ इन रिसीट की वजह से वो पार्टनर्स नहीं बन जाएंगे। सेक्शन 4 ये भी बताता है कि जो लोग पार्टनरशिप में एंटर होते हैं एक दूसरे के साथ, वो इंडिविजुअली पार्टनर्स कहलाते हैं और साथ में उनको क्या बोला जाता है? कलेक्टिवली उन्हें फर्म बोला जाता है। और जिस नाम के अंडर में वो अपना बिजनेस कैरी ऑन करते हैं उसे फर्म नेम बोला जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि फर्म लीगल पर्सन नहीं होता है और ना ही इसकी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, ठीक है, और इसी वजह से इनका इंडिपेंडेंट या डिस्टिंक्ट एग्जिस्टेंस उनके पार्टनर से अलग नहीं होता है। ये क्या है? ये केवल एक कॉम्पेंडियस डिस्क्रिप्शंस ऑफ इंडिविजुअल्स हैं हु कंपोजेस द फर्म्स, ठीक है। तो कॉम्पेंडियस डिस्क्रिप्शन ऑफ इंडिविजुअल मतलब साथ में जो लोग आकर बिजनेस करने लगे और उसको उन्होंने उन इंडिविजुअल्स को एक आइडेंटिटी प्रदान कर दी जो क्या है? फर्म। और ये बोला गया था मुंशी राम वर्सेस म्यूनिसिपल कमिटी 1979 के केस में। द फर्म इज़ रिकॉग्नाइज्ड एज अ यूनिट फॉर टैक्स पर्पस। तो फर्म को क्यों रिकॉग्निशन देते हैं? क्योंकि हमें उनसे टैक्स वसूलना है। एंड ऑर्डर 30 ऑफ CPC परमिट्स एक्शंस टू बी इंस्टीट्यूटेड बाय और अगेंस्ट द फर्म इन इट्स फर्म नेम। और जो ऑर्डर 20 है CPC का, वो क्या परमिट करता है? वो एक्शंस इंस्टीट्यूट करने के लिए परमिट करता है, चाहे वो फर्म के अगेंस्ट में हो या फर्म के द्वारा में हो। अब ड्यूरेशन ऑफ फर्म क्या होगी? तो इसके लिए भी कुछ चीज़ें हैं, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म्स को हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहली कैटेगरी है कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर फिक्स्ड पीरियड, यानी कि एक निश्चित समय के लिए जो फर्म्स होती हैं, और दूसरा पीरियड ऑफ द फर्म इज़ नॉट फिक्स्ड। तो ऐसी क्या होती है? पार्टनरशिप एट विल। तो जो सेक्शन 7 है वो क्या बताता है? जहाँ पर कोई भी प्रोविज़न नहीं है
किनके द्वारा, कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा जो पार्टनर्स के बीच में है फॉर द ड्यूरेशन ऑफ देयर पार्टनरशिप। तो अगर ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप के लिए कोई भी वो नहीं है या डिटर्मिनेशन के लिए कोई भी प्रोविज़न नहीं है तो ऐसी पार्टनरशिप क्या होगी, पार्टनरशिप एट विल। मतलब हम किस पार्टनरशिप को पार्टनरशिप एट विल बोल सकते हैं, जहाँ पे ना ही ड्यूरेशन मेंशन्ड है ना ही डिटर्मिनेशन मेंशन्ड है। और ये फॉर्म कब तक कंटिन्यू होगी, जब तक कि पार्टनर्स विलिंग हैं, मतलब जब तक वो चाह रहे हैं तब तक ये फॉर्म कंटिन्यू होगी। और पार्टनरशिप एट विल के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, तो ये फॉलोइंग कॉन्सिक्वेंसेस हैं जो हम देखेंगे। जैसे कि पहला ये है कि जो पार्टनर होता है पार्टनरशिप एट विल का, वो किसी भी वक्त रिटायर हो सकता है। कैसे, उसको केवल एक नोटिस देना पड़ेगा अपने को पार्टनर्स को। ये कहाँ मेंशन्ड है, ये सेक्शन 32 में मेंशन्ड है कि पार्टनरशिप एट विल का पार्टनर कभी भी रिटायर हो सकता है केवल को पार्टनर्स को नोटिस देकर। और दूसरा, अ फर्म एट विल कैन बी डिजॉल्व एनी टाइम बाई गिविंग अ नोटिस टू डिजॉल्व द फर्म टू को पार्टनर्स। और पूरी की पूरी पार्टनरशिप एट विल, फर्म एट विल, वो भी कैसे डिजॉल्व हो सकती है, अगर वो नोटिस दे दे अपने को पार्टनर्स को कि हमें पूरी फर्म को ही डिजॉल्व करना है। ये कहाँ दिया हुआ है, ये दिया हुआ है सेक्शन 43 में। तो कौन से सर्कमस्टेंसेस हैं जिसमें कि माना जाएगा कि पार्टनरशिप एट विल नहीं है, तो अगर उसमें ड्यूरेशन मेंशन्ड है या फिर उसमें डिटर्मिनेशन का प्रोविज़न है तो ये माना जाएगा कि वो पार्टनरशिप एट विल नहीं है। और जो ड्यूरेशन है वो एक्सप्रेसली भी लिखी जा सकती है कॉन्ट्रैक्ट में या इम्प्लाइड भी हो सकती है। और अगर जहाँ पर जो पार्टनरशिप है वो कॉन्स्टिट्यूट की गई है फॉर अ फिक्स्ड पीरियड और उस पीरियड के एक्सपायर होने के बावजूद बिना कोई फ्रेश एग्रीमेंट करे वहाँ कोई टेसिट कंसेंट है, टेसिट कंसेंट मतलब अंडरस्टूड है बट एक्चुअली नॉट सेड, तो उस केस में क्या माना जाएगा कि जो ये पार्टनरशिप है वो पार्टनरशिप एट विल है। अब पर्टिकुलर पार्टनरशिप क्या होती है, तो सेक्शन 8 बात करता है पर्टिकुलर पार्टनरशिप की और ये बोलता है कि जहाँ पर कोई व्यक्ति पार्टनर बनता है दूसरे व्यक्ति के साथ इन पर्टिकुलर एडवेंचर्स और अंडरटेकिंग्स, तो उसे क्या बोला जाता है, पर्टिकुलर पार्टनरशिप। और ये कैसी पार्टनरशिप होती है, ये पर्टिकुलर बिजनेस वेंचर होता है किसी एक पर्टिकुलर एक्ट के लिए। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि ऐसी पार्टनरशिप परमानेंट हो, परमानेंट नेचर की हो। इसका एक लीडिंग केस है विच इज़ घेरूलाल पारेख वर्सेस महादेव दास, 1959 का केस है, जिसमें क्या कहा गया था कि यहाँ पर एक पार्टनरशिप थी दो लोगों के बीच में एक वेजरिंग ट्रांजैक्शन को लेकर सिर्फ पर्टिकुलर सीज़न के लिए, और इसे एक वैलिड पार्टनरशिप माना गया था। तो केवल एक पर्टिकुलर सीज़न के लिए भी थी तब भी इसे वैलिड पार्टनरशिप माना गया। तो आज के इस लेक्चर में हमने यहीं तक देखा है। अगले लेक्चर में हम रिलेशंस ऑफ पार्टनर्स टू वन अनदर चैप्टर 3 से कंटिन्यू करेंगे। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। सो थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।